नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। हम आपकी बात आज इस विषय पर कर रहे हैं कि क्या सियासत की बात अब मर्यादा लांघ रही है। क्या सियासत में बयानबाजी का वो दौर आ गया है जिसे देख करके लगता ही नहीं कि यह गांधी का देश है, क्योंकि बयानों में इतना विद्वेष है कि ऐसा लगता है कि दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टियां नहीं, दो जंग के मैदान में खड़े दुश्मन एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। चाहे बात सीएम कमलनाथ की हो, गोविंद सिंह की हो, दिग्विजय सिंह की हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, सबके बयानों के तीर इतने नुकीले हो चले हैं कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहा है कि क्या यह ठीक हो रहा है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानों में कटुता, जहर बढ़ता जा रहा है। आज तो हद ही हो गई। दिग्विजय सिंह ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबा महाकाल को आड़ में लेकर के एक दूसरे पर जमकर निशाने साध दिए। इससे पहले कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि सागर की बीजेपी हमारे टारगेट पर है, क्योंकि सागर में बीजेपी और प्रशासन के लोग मिलकर हमारे कांग्रेसी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बयान में सीधे तौर पर धमकी, महाकाल के से ऐसे आशीर्वाद मांगना जिसमें दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग हो, जिसमें दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सियासत में ऐसी बात क्यों हो रही है जो वाकई में हमें नागवार गुजरती है। तो आज इसी पर करेंगे आपकी बात। सबसे पहले बात करते हैं बाबा महाकाल की। जी हां, बाबा महाकाल को हाजिर नाजिर जानते हुए दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कुछ ऐसे तीखे हमले कर दिए कि पलटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जवाब देना पड़ा। ट्विटर के जरिए उन्होंने इसका जवाब भी दिया। आपको बता दें कि अमूमन अब से कुछ दिनों पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के कई नेता वार करते थे, उनको लेकर बयान देते थे, लेकिन खास बात यह है कि इन बयानों के बाद, इन तमाम चीजों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पलटवार नहीं करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने स्टांस बदल लिया है, आक्रामक हो गए हैं। अगर कोई आरोप लगाता है तो पलटकर वो भी जवाब दे देते हैं। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या जवाब दिया, सुनिए। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। और ये देखिए इस पर जवाब में क्या कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हे प्रभु महाकाल, ये दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। सुनिए फिर से क्या लिखा है। हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि कोई कांग्रेस में नया सिंधिया ना पैदा हो जाए, और सिंधिया जी कह रहे हैं कि देश में कोई दिग्विजय सिंह ना पैदा हो जाए, और इसके लिए वो महाकाल से बाकायदा प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब ये सियासत का तकाजा है या आपको लगता है दुश्मनी हद से ज्यादा है जिसकी वजह से राजा वर्सेस महाराज हो रहा है, ये सवाल है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के ये दो दिग्गज जो हैं वो भिड़ रहे हैं, दो सीएम और पूर्व सीएम वो भी आपस में भिड़ रहे हैं। कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले, बल्कि कल ही मैं कहूं कि सागर के बीना में बयान दिया। उनका आरोप यह था कि सागर में कांग्रेसी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के नेता कांग्रेसी नेताओं को टारगेट कर उन्हें झूठे केसों में फंसा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, और इसमें सरकारी कर्मचारी भी उनका साथ दे रहे हैं। कमलनाथ ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि 5 महीने बाद हमारी सरकार आएगी, आपके टारगेट पर आज कांग्रेस के नेता हैं, और जब हम आएंगे तो हमारे टारगेट पर भी सागर रहेगा, मतलब सागर के बीजेपी नेता और कर्मचारी रहेंगे। उधर शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि यह हद से ज्यादा इस तरह से दुश्मनी की बातें करना, तमाम चीजें कहना, यह ठीक नहीं है। इन दोनों सीएम और एक्स सीएम का जरा बयान सुनिए। 5 महीने बचे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और सुन लीजिए, ये सब नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्मचारी, सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। याद रखिएगा, टारगेट नंबर 1 कमलनाथ का होगा, भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अत्याचार किया। मुझे लगता पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया। देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। भाई लोक सेवक
सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आखिर इंसान हैं। उनको धमकाना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। भाई वो भी इंसान है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा, क्या क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? मैं इसकी निंदा करता हूं। और अब देखते हैं हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नेताओं के बयानों से कटा क्लेश, गांधी के देश में क्यों फैला सियासी विद्वेष? कमलनाथ की सीधी चुनौती, सरकार बनी तो टारगेट सागर की बीजेपी होगी। सरकारी अधिकारी बने सत्ता के हथियार, आरोपों की आग में मर्यादा तार तार। महाराजा वर्सेस राजा की लड़ाई महाकाल के दर तक क्यों आई? भगवान है, वहां जाकर लोग अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बड़े नेता वहां जाकर के प्रदेश की कामना करें, देश के लिए अच्छी कामना करें, परिवार के लिए, पार्टी के लिए, समझ आता है। लेकिन एक दूसरे को पैदा ना हो इस तरह की बात, इस तरह की दुहाई महाकाल के नाम से, क्या यह ठीक है? इसी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। आइए आपका एक एक कर उनसे तारुफ करा देता हूं। मेहमानों में मेरे साथ सबसे पहले बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। कांग्रेस से आज मेरे साथ मीडिया उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेत्री संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, वेलकम टू माय शो। और आज वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ की नब्ज को समझने वाले जाने माने चेहरे देशदीप सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सक्सेना जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले आज मैं आता हूं हितेश वाजपेयी जी के पास। हितेश जी, ये क्या हो रहा है सर? महाकाल लोग बनाते हैं, आप विश्व का कल्याण हो बोलते हैं, और वहां से आकर के दिग्विजय सिंह जी ने शुरुआत की, लेकिन आप लोग भी उसी भाषा में आ गए और वो कह रहे हैं कि हम दुआ करते हैं कि कोई दिग्विजय सिंह देश में ही पैदा ना हो, उधर कांग्रेस में पैदा ना हो, सिंधिया, इस तरह की बात कही जा रही है। तो अगर आपको सिंधिया पर दिया दिग्विजय सिंह का बयान गलत लगता है, बिलो द बेल्ट लगता है, तो उसी लेवल पर आने की क्या जरूरत है, आपको लगता है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने जैसी कामना करी, कहते हैं ना, एक उंगली उस पर उठाओगे तो 3 अपनी तरफ आ जाती है। और जो सिंधिया जी ने बात रखी है वो दिग्विजय सिंह के 2 बड़े लेवल हैं, उनके ऊपर जो लगे हुए लेवल, जैसे एक देश विरोधी होना, हिंदू टेरर शब्द को कॉइन दिग्विजय सिंह ने किया। उसके बाद आजमगढ़ जाकर आतंकी परिवारों का हौसला बढ़ाने का यदि किसी पे आरोप है तो वो दिग्विजय सिंह पर है। महमूद खान और आर खान जैसे जो देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग, हथियारों का जखीरा जिनके यहाँ से पकड़ा गया, जो फरार रहे, आरोपी रहे, उनको संरक्षण किसी का रहा तो दिग्विजय सिंह का रहा। सिमी जैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों को यदि चरम पर पहुंचाया, आप सोचिए, दिग्विजय सिंह वो मुख्यमंत्री थे जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनका मुख्यमंत्रित्व काल कोख बना सिमी जैसे संगठन के जन्म का, तो वो इसलिए देश विरोधी कहलाते हैं। फिर आपने देखिए अल्लाह जी, कभी आपने बिजली, सड़क, पानी को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह इसके लिए जाने ही नहीं जाते। 2003 में हमने उनको उखाड़ फेंका था डेवलपमेंट के इशू पे। देशदीप जी तो गवाह है उस समय के। ओवरड्राफ्ट में सरकार चलती थी दिग्विजय सिंह जी की, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलता था, सड़कों की हालत बहुत बुरी थी, और इसीलिए हमको अवसर मिला और उस अवसर को हमने विकास की एक जो नई बयार है उसमें बदला। तो इसीलिए दिग्विजय सिंह की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो विकास पर बात ही नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे उठपटांग बयान देते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और पर्सनल लूज टॉक्स करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट पे दिग्विजय सिंह नहीं लड़ सकते। लेकिन सर मैं बिल्कुल, मैंने देखिए अपने सर मेरे सवाल में हितेश जी मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि दोनों तरफ से गलत हुआ है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट या कोई भी मध्य प्रदेश का इंसान या देश का इंसान ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि एक तरफ से ऐसा बयान आएगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी लेवल पर जाकर जवाब दे रहे होंगे। और महाकाल जिसको लेकर पूरे विश्व की आस्था ऐसी जुड़ी हुई है, उनको हाजिर नाजर या साक्षी बनाकर या उनको इस्तेमाल करके अपने ट्वीट या बयानों में इस तरह की उपमाएं दी जाएंगी। आपको ठीक लग रहा है राजनीति का ये स्तर से? देखिए, मैं फिर आपको कहूं कि मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी सिंधिया जी के पिताजी के, माधवराज जी के साथी रहे। तो आप सोचिए, वो उनके उस उम्र के, पिता की उम्र के, और उसके बाद यदि वो लानतें भेजते हैं
जी। आज आपके दर्शकों को और आपको चांद मुबारक भी होगा, आज अच्छा दिन है। जी। तो सोचिए इस चांद मुबारक दिन पर, कल परशुराम जयंती है, इन सब अवसरों को, बैसाखी है, सारे पर्व है, दिग्विजय सिंह जाके वहां कामना करते हैं कि सिंधिया को लानत भेजते हैं। ठीक तो है, इतनी हिंसा आपके मन में है, ठीक, इतनी हिंसा। और जब ठीक है। आप जानते हैं कि वो कोरोना से ग्रसित है और घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो क्यों भाई आप या तो बोलो मत कि हम आपके पिताजी के साथी हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि संयम दिग्विजय सिंह जी को रखना चाहिए। हो सकता है पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन हो, जमीन पर घूम रहे हैं, उनको कहीं पकड़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। अब इन्होंने कल ही बयान दिया था कि कांग्रेस बूथ पर बहुत कमजोर है, हाँ। कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। ठीक है सर, मैं आज संगीता शर्मा जी के पास आता हूं इसी सवाल के साथ। डॉक्टर साहब, मैं संगीता जी के पास इसी सवाल के साथ आता हूं। संगीता जी, पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, लोगों का नाराजगी होती है, चिर प्रतिद्वंदिता होती है, एक ही क्षेत्र के दो शत्रप हैं आमने सामने, सबको पता है, ये सब चीजें हम स्वीकार करते हैं। लेकिन महाकाल को लेकर के वहां के दर पर जाकर पब्लिक में इस तरह से बयान देना, कहां लेकर जाएंगे सियासत को ऐसे हमारे नेता? मुझे कहते हो दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके सामने मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शायद एक आम बच्चा भी सवाल उठा सकता है मध्य प्रदेश का, अपने दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ सकता है कि आप किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी देखिए, आपने हितेश जी को मैंने सुना, हितेश जी ने माननीय दिग्विजय सिंह जी पर इतने सवाल उठाए, देश विरोधी ताकतों के साथ उनके बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब वो देश विरोधी ताकतों के साथ हैं और वो राष्ट्रद्रोही हैं, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये दिग्विजय सिंह जी खुद भी कहते हैं कि आपको यदि मेरे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं तो मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो केवल बयानों तक सीमित रहती है भारतीय जनता पार्टी जी। ये वह भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यालय में एक ध्रुव सक्सेना को बैठाकर रखती थी, जो देश विद्रोही ताकतों के साथ जुड़े हुए थे, ये आप सब जानते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी केवल बयानों तक सीमित है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने जा रहे हैं। आप पहल देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा किस तरह ध्रुवीकरण की शुरुआत हो रही है। और मैं एक एक बयान सबके जानती हूँ, किस किस ने कब कब क्या क्या कहा। ये ध्रुवीकरण की शुरुआत करते हैं, विकास पर बात नहीं करते हैं। इन्होंने अभी विकास यात्रा निकाली थी, जितनी जगह ये विकास यात्रा में गए उतनी जगह इन्हें पीछे पैर लौटना पड़ा। जनता ने विरोध किया कि विकास किया नहीं, और यहाँ कर खड़े हो गए। विकास की जगह इनके नेताओं ने एंजॉय जरूर किया, कहीं पर डांस करवाया, कहीं डीजे बजवाया, तो कहीं पर बहुत ऐसे ऐसे कार्य किए जो मैं आपको बता नहीं सकती। अब जब इस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के 18 सालों की सरकार में मध्य प्रदेश में हो गई है, तो ये ऐसी बातें करते हैं देशद्रोही द्रोही। संगीता जी आपके सारे आरोप ना, एक मिनट मैम, आप सारे आरोप लगाते हैं, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया और हम होते भी नहीं कोई ऑब्जेक्शन करने वाले। बीजेपी भी लगाती है कांग्रेस पे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर हमारी आस्थाएं वहां जाकर आहत होती हैं जहां पर हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उस महाकाल के नाम पर पहले दिग्विजय सिंह जी बयान दे देते हैं और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दे देते हैं। आपकी भी आस्था होगी महाकाल में, क्या कोई शख्स मंदिर या मस्जिद में जाकर किसी का बुरा मांग सकता है? क्या हमारे पास अपने लिए मांगने के लिए कुछ चीजें कम हैं? या सियासत अब इस स्तर पर आ गई है कि हम चाहे धार्मिक प्रतीक हो, चाहे कोई दूसरी चीजें हो, हमें सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है और उन्हीं धार्मिक चिन्हों के प्रतीकों की आड़ में करनी है? देखिए, अभी मैं फिर आपसे कहती हूँ कि जो दिग्विजय सिंह जी का बयान था, मैं भी महाकाल की भक्त हूँ, और दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है और जो कहा है कि हे भगवान, कांग्रेस पार्टी में दूसरा सिंधिया पैदा हो, आप इस बयान को समझ लीजिए। उनका ये मतलब था कि हमने इतनी मेहनत से 2018 में सरकार बनाई, और ये सिंधिया जी जिन्होंने पार्टी की तरफ से इन्हें ऐसा क्या नहीं मिला, इन्होंने पार्टी को धोखा दिया, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया और सरकार गिराकर ये वहां चले गए। अब आज कार्यकर्ताओं के बीच क्या बात है कि ये सिंधिया जो थे, जिन्होंने हमारी पार्टी सरकार को गिरा दी और कुछ चंद उनकी जो लालसा थी, जो महत्वाकांक्षा थी, उसकी वजह से चले गए। अब ऐसा सिंधिया ना हो तो महाकाल से ही तो बोलेंगे, किससे बोलेंगे? ठीक है, चलिए आप उसको आपको लगता है ठीक किया तो अच्छी बात है। मैं आता हूं देशदीप सक्सेना जी के पास। देशदीप सक्सेना जी के पास आने की इजाजत दीजिएगा मुझे। सिंधिया जी ने किया, ठीक है, वही सिंधिया जी है जिन्होंने सड़क पर उतरने की बात की थी किसानों के लिए। ठीक है मैम, किसान की, ठीक है मैम, मैं एक बार देशदीप सक्सेना जी के पास आने की इजाजत चाहता हूं। सक्सेना जी, एक किसी बड़े शायर का शेर है इस देश में कि दुश्मनी जमकर करो मगर यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम मिलें तो शर्मिंदा ना हो। क्या आपको लगता है कि अब ये मर्यादाएं, ये वर्जनाएं टूट गई हैं मध्य प्रदेश की सियासत में?
क्योंकि हम देखते हैं आए दिन बिलो द बेल्ट बात होती है, देख लेंगे, टारगेट पर हैं, निपटा देंगे, तोड़ देंगे, कहीं छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि थूक से बहा देंगे। ये सब चल क्या रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जो एक लोकतंत्र में जो सीमाएं रहती हैं, वो शायद ऐसा लगता है कि वो सारी सीमाएं टूट चुकी हैं जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। खासतौर से मध्य प्रदेश में देखा गया है कि वो कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हैं, और मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ये इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी बयानबाजियों की, और ज़्यादा तीखे बयान दोनों तरफ से आ सकते हैं। और इसका एक अभी फ़िलहाल जो दो आपने केस स्टडीज़ बताई, एक सिंधिया जी वर्सेस दिग्विजय सिंह जी, और उधर कमलनाथ जी ने बोला है कि कैसे वो सागर के बारे में उन्होंने कुछ बयानबाजी करी है। उन दोनों का एक इतिहास है। अभी हम सिंधिया जी से शुरू करते हैं कि किस तरीके से जो सरकार गिरी कांग्रेस की, फिर कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए कि कैसे विधायक उनके आरोप के अनुसार वहाँ बिक गए। उसका जवाब भी बीजेपी ने दिया। तो उस जो दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, उसके बैकग्राउंड में वो है, उसका इतिहास वो है। कांग्रेस अभी भी वो भूल नहीं पाई है कि किस तरीके से उनकी सरकार गिराई गई। 30 जो एमएलएस थे वो किस तरीके से बीजेपी में चले गए। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा में मेजॉरिटी प्राप्त की थी, लेकिन सरकार इनकी चल रही है। तो इस बयानबाजी के पीछे वो एक इतिहास है, वो एक बैकग्राउंड है। ऐसे ही कमलनाथ जी के जो उनका बयान है वो सागर या फिर बुंदेलखंड को लेके है, जहाँ जो एरिया सागर और बुंदेलखंड, ये दो, मतलब बुंदेलखंड के अंदर सागर आता है। सागर डिवीज़न बुंदेलखंड का हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी के कांग्रेस के टारगेट पे इस वक्त प्रायोरिटी पे बोला जाए, टारगेट पे नहीं, बुंदेलखंड की विधानसभा सीटें हैं, और ये वो इलाका भी है जहां कांग्रेस को लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी में बहुत सारे झगड़े बताए जाते हैं। ठीक है। जहाँ ये इन्होंने ये आरोप लगाया है, वो शायद मैसेज देने की कोशिश करी है कमलनाथ ने अपने वर्कर्स को, जिनको उनका कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, पुलिस हो चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको दबा रहा है। तो कमलनाथ जी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप लोग अड़े रहो, आप लोग लगे रहो, अच्छे से काम करते रहो, हमारी सरकार आएगी तो हम इनके साथ यही बर्ताव करेंगे, टिट फॉर टैट। तो ये दो बैकग्राउंड्स हैं जिसको लेके ये बयानबाजियां हुई हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न है आपका कि क्या इस तरह की बयानबाजी होना चाहिए, क्या बिलो द बेल्ट बातें होनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। एक गरिमा रहनी चाहिए बयानबाजी को लेके भी, क्योंकि सब बहुत सीजन नेता हैं। कमलनाथ जी बहुत सीजन नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी बहुत सीजन नेता है, सिंधिया जी बहुत सीजन नेता हैं, कई टाइम के एमपी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो ये शोभा नहीं देता इस तरह की बयानबाजी। ठीक है, इन लोगों को सोचना चाहिए और अपने बयानों को सीमित रखना चाहिए, राजनीतिक तक, पर्सनल लेवल पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपका रुख करता हूं। मुझे ये बताइए, कर्मचारियों को फूल छाप कर्मचारी कहा जाता है, फिर यह कहा जाता है कि कर्मचारी अधिकारी जो हैं, जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हम उन्हें देख लेंगे। अभी फिर कमलनाथ जी ने कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेसियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और ऐसे कई मामले हमें दिखते भी हैं कि जो सागर या बुंदेलखंड के इलाके के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे वो किसी ना किसी मामले में लपेटे में अंदर हैं। अब आप बताएंगे, जस्टिफिकेशन उनको कानून की तरफ से दिया जा रहा है, आप ये कहेंगे ठीक है, लेकिन कर्मचारी इस पूरे पछड़े में क्यों फंस जाते हैं? जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो कांग्रेस को लगता है ये फूल छाप कांग्रेसी है, और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो बीजेपी को लगता है कि सब पंजा छाप कर्मचारी हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि इस पछड़े में ना ही लाया जाए कर्मचारी अधिकारियों को, क्योंकि वो तो सरकार के होते हैं, अब सरकार जिसकी है उनको उनकी सुननी पड़ती है? देखिए अभिलाष जी, अव्वल तो ये सब जुमलेबाजी है फालतू की, क्योंकि कमलनाथ जी और सब बहुत सीजन लीडर हैं, और सरकार बनने के बाद वो कुछ करते आते नहीं है। तो ये तो केवल क्या होता है, कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए होता है। क्या भाई बूथ कैप्चर कर लो, आपको जो करना कर लो, हम देख लेंगे, हम बैठे हैं ना। तो यदि अपन ने ऐसा सब करके यदि सरकार बना ली तो हम बैठे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश है। और मजे की बात है कि इसके बाद ये लोग कार्यकर्ताओं को भी नहीं पूछते। मैं आपको बताऊं, संगीता जी हो गई, तनुप्रिया जी हो गए, भूपेश जी हो गए, जब सरकार जा रही थी
रजनीश जी को बहुत अच्छे से याद है, रात को 12:30 बजे इन लोगों के आदेश निकाले, जबकि भाई आप किसानों का कर्जा बोलते 1, 2, 10 में कर देंगे, फिर नीले पीले फॉर्म बताने लग गए। तो कमलनाथ जी तो वादा खिलाफी के सिंबल बन गए। उन्होंने न केवल किसानों को मूर्ख बनाया, हितेश जी, बल्कि उन्होंने हितेश जी, ये तो पार्टी के अंदर, हितेश जी, कई पार्टी के अंदर चीजों को लेकर के आप लोगों ने भी अभी 4.5 साल 3 साल बाद अभी जाकर के नियुक्तियां की हैं, वो तो खैर आप लोगों का इंटरनल मैटर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कर्मचारी जो है वो अपने आप को कैसे महफूज रखे। आप तो क्योंकि शासकीय सेवा में भी रहे, आपने सब चीजें देखी हैं, आपको आइडिया होगा कि कैसे न्यूट्रल रह सकता है कर्मचारी। जब ऊपर का अधिकारी कह रहा है कि ये कार्रवाई करनी है तो उसको तो ड्यूटी करनी है, अब उस पर टैग लग जाता है। देखिए अभिलाष जी, पहली चीज तो कर्मचारी भी बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसा कुछ होना नहीं है जी, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सब कर सके, क्योंकि कांग्रेस केवल सत्ता में आने के लिए ये सब बयानबाजी करती है फालतू की जी, और जैसे ही सत्ता में आ जाती है, सत्ता में आने के बाद तो कमाना शुरू कर देती है। ठीक है। और जो पैसे लेकर आएगा वो उनके दिल के करीब है। 1300 करोड़ रुपए आपने देखा 10 जनपद तक पहुंचाए गए। 200 करोड़ रुपए आप सोचो ओएसडीज के यहाँ से निकल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, तो आप समझ सकते हो ना कि किस प्रकार की सरकार चलाते हैं। ठीक तो है। ये सरकारी अपराधियों और माफियाओं के दम पे चलाते हैं। और जब सरकार चली गई तो मैं बता रहा हूँ ना, रात को 12:30 बजे याद आई संगीता जी की, ननोपिया जी की, भूपेश जी की, इन सब की याद रात को 12:30 बजे आई। चलिए मैं संगीता जी के पास आता हूं। मालूम था कि इनको विचारों को कुछ मिलना ही नहीं है। ठीक तो है। ये कार्यकर्ता भी निराश है कमलनाथ जी के इस पैटर्न ऑफ वर्किंग से। इन दोनों को अपने बच्चे प्यारे हैं, एक को नकुलनाथ और एक को जयवर्धन। इसके लिए सारा खेल है, 23 के बाद समाप्त है, आप मान के चलिए। ठीक है संगीता जी, मैं आपके पास आता हूं। ये जो चुनौतियां दी जाती हैं बार बार स्टेज से, कर्मचारियों को हम देख लेंगे, तमाम चीजें देख लेंगे, बीजेपी तक ये सीमित रहे तो आपको लगता नहीं कि ज्यादा ठीक है? कर्मचारियों को क्या आपको लगता है कि मजबूरी है अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, इसलिए कहा जाता है, किया जाता है, थोड़ा सा लोकतंत्र में सब चीजें करनी पड़ती हैं, पार्टी के वो लीडर हैं बड़े, तो वो उत्साह बढ़ाने के लिए? या आपको लगता है कि नहीं वाकई में स्थिति ऐसी है कि अब सरकारी मशीनरी भी बीजेपी के लिए काम कर रही है? देखिए वाकई में ऐसी स्थिति है। ताजा उदाहरण तो मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे भोपाल में, मुझे घर से उठा लिया गया और पूरा 8 घंटे थाने में बैठा कर रखा। फिर मैंने क्या गलती की थी? क्योंकि मैं कांग्रेस नेत्री हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो पुलिस प्रशासन और पैसे का भारतीय जनता पार्टी 18 सालों से दुरुपयोग कर रही है, उसके हम कई उदाहरण आपको बता सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो लोक सेवकों के खिलाफ इतना उठपटांग बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, कि कभी कहते हैं कि गाड़ दूंगा, कभी कहते हैं माई का लाल, कभी कहते हैं पिट्टू सुन ले, कलेक्टर के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं। इन्होंने प्रशासन को पूरा दबाव में लेकर रखा हुआ है, प्रशासन से भ्रष्टाचार भी करा रहे हैं, प्रशासन से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाव भी बनवा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं और उनसे पूरी तरीके से उनको एक अपना सेवक बनाकर रखा है। यदि आप नहीं करोगे तो आपका स्थानांतरण किया जाएगा, आपको सस्पेंड किया जाएगा। आज कई आईएएस अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के जो हालात हम देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो हम देख रहे हैं, हमको देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से माननीय कमलनाथ जी ने ये जो शब्द कहे हैं वाकई सच कहे हैं। एक एक कार्यकर्ता हमारा परेशान है, वो बोल नहीं सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता अपनी। तो संगीता जी अगर सच कहें तो संगीता जी अगर सच कहें संगीता जी अगर सच कहें तो टारगेट पर बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी सागर और बीजेपी के सरकारी कर्मचारी हैं, ये भी हम मान लें ये सच है और कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी इन लोगों पर? बिल्कुल करेंगे और सरकार बनेगी तो बिल्कुल हम सागर को तो रखेंगे। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां ऐसे मामले हुए हैं हम उन पर पूरी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अभी हितेश जी बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं की वजह से ऐसा बोला जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना निराश है, कितना हताश है और कितना उदास है कि खुद हितेश जी फील कर रहे हैं। इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी सहानुभूति आप दोनों के एक दूसरे के प्रति। मैं वही सोच रहा था, मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। देशदीप सक्सेना जी, हमारी पार्टी के जो दो बड़े लीडर हैं, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी, जरा लाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, इन्हें अपने दोनों पार्टी के दोनों लीडर से सीख लेनी चाहिए। एक दूसरे की कितनी चिंता रहती है इन्हें, कितनी अदब से बात करते हैं। हितेश जी कह रहे हैं कि संगीता जी के साथ गलत हो गया, संगीता जी कह रही हितेश जी के साथ गलत हो रहा है। ये लोग अगर एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं तो बहुत अच्छे शब्दों में लगाते हैं, कहीं मर्यादाएं खत्म नहीं होती, तंज भी कसते हैं तो प्यार से करते हैं।
और एक वहां पर हम देख रहे हैं कि सीधे पैदा ही नहीं होने की दुहाई। तो ऐसा लगता है कि कुछ जगह बड़े नेताओं को बड़ापन दिखाना भी चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े नेताओं को बड़ापन दिखाना चाहिए और दिखाते भी हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपने देखा संगीता जी और रितेश जी आमने सामने या कैमरे पे एक दूसरे के सामने इस तरह की बातें बोल रहे हैं। जब सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी मिलते हैं तो भी इसी तरीके से मिलते हैं और इसी तरीके से एक दूसरे से सारी कर्टसी निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ उनका स्टांस अलग रहता है, वहाँ बहुत ही नॉर्मल और बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। देशदीप जी, आपकी आवाज चली गई है, शायद माइक हिल गया। आप एक बार चेक कर लेंगे प्लीज देशदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका माइक जो है उसको आप चेक कर लीजिए। और मुझे यह लग रहा है कि वाकई में जो बात देशदीप जी ने कही है कि जब मिलते हैं आमने सामने तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन यह बयान सियासत में चूंकि जरूरी होता माहौल को बनाए रखना, और माहौल बनाए रखना बड़े नेता बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक दूसरे पर जहर बुझे आरोपों के तीर चला देते हैं और जब सामने मिलते हैं तो शिष्टाचार भी निभा लेते हैं। अब जनता को या वोटर को भी ये समझना चाहिए कि जो बयान नेता दे रहे हैं या कार्यकर्ताओं को कम से कम उन्हें दिल पर ना ले ले, क्योंकि अगर वो दिल पर ले लेते हैं तो इमोशनल होते हैं और फिर वो ऐसी चीजें कर जाते हैं कई बार जो उनको दिक्कत होती है। बड़े नेताओं से सीखना चाहिए कि सियासत में किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाता है। आपको अगर पार्टी में प्रतिद्वंदिता है तो सामने वाले को दुश्मन दिखाना जरूरी है, पर वो दुश्मन ही मान लिया जाए यह कतई जरूरी नहीं। देशदीप जी, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, एक बार आप बोलें आपकी आवाज आ रही है या नहीं, मैं बताता हूं आपको। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी देशदीप जी, मैं सुन पा रहा हूं जी, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए सर। जी, जैसा हमारी बात शायद आपको सुनाई नहीं दे रही थी, मैं कह रहा था कि वो जब मिलते हैं तो सारी अपनी जो एक नॉर्मल तरीके से मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, सारी कर्टसीज निभाते हैं, सारे शिष्टाचार निभाते हैं। और ये बयानबाजियाँ केवल राजनीतिक बयानबाजियाँ होती हैं, ये एक मैसेज पहुंचाने के लिए भी होती हैं। मैसेज उनके वर्कर्स को होता है, उनकी हौसला अफजाई के लिए होता है। वो मैसेज एक जो कुछ याद दिलाने के लिए होता है, जैसे शायद दिग्विजय सिंह जी सिंधिया जी को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके कारण कांग्रेस की सरकार गई थी। तो ये एक मैसेज होता है, बयानबाजी राजनीतिक एक मैसेज पहुंचाने की रहती है, एक तरीका रहता है। और आपस में रिश्ते इनके मधुर रहते हैं, जब भी मिलते हैं एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। और कई बार तो आम पब्लिक भी ये जो ये बात कहती है कि देखो ये आपस में हमको लड़ाते रहते हैं, लेकिन खुद मिले रहते हैं और एक दूसरे के जो उनके संबंध एक दूसरे से मधुर रहते हैं और एक दूसरे के इंटरेस्ट को ये सारे नेता बिल्कुल एक देखते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का हिस्सा है। राजनीतिक बयानबाजियां हैं, राजनीतिक बयानबाजियां बिल्कुल। और जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा, यकीन करिए ये राजनीतिक बयानबाजियां और बढ़ना है। तो सही बात है, मध्य प्रदेश में चूंकि इलेक्शन है इसलिए बताया जा रहा है कि बयानों में इतना टेंशन है, बाकी तो अंदर सब ठीक है। बड़े नेता आपस में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, लेकिन पब्लिक को यह मैसेज देते हैं कि हमें यह आदमी कतई बर्दाश्त नहीं, ये देश में ही पैदा ना हो, ये मध्य प्रदेश में ही पैदा ना हो। इस तरह के बयानों को कार्यकर्ता और आम जनता दिल पर ना ले। सियासत है, अपनी जुबान इसकी अलग होती है, बाकी व्यक्तिगत जीवन में अलग चीजें चलती हैं। हां, ये जरूर है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत तल्ख होती जा रही है। पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को इस तरह से बिलो द बेल्ट जाकर के उन पर वार करना, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, संगीता शर्मा जी, देशदीप सक्सेना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।